हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 एमपीपीएससी प्रीलिम्स। उसमें जो पॉलिटी है उसी को आगे कंप्लीट करते हैं। अभी हम देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है सीएजी को लेकर। सीएजी कंप्लीट करेंगे, देन हाई कोर्ट, फिर चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उनको पूरा देख लेंगे। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, आर्टिकल नंबर 148 में इसके बारे में प्रावधान किए गए। ठीक है, क्या लिखा गया है, सीएजी क्या काम करता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना। कैसे उसको हटा सकते हैं, तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस रहेंगे, तो बड़ी आसानी से इसको आप 10 मिनट में पूरा कर सकते हो। सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो अपॉइंटमेंट इसकी जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। करंट में शायद राजीव महर्षि जी हैं, नहीं, राजीव महर्षि नहीं है, चेंज हो गए हैं, ये एक दूसरे पर्सन है। अभी वो 2-3 दिन 8 दिन पहले आए हुए थे इंदौर में, उज्जैन गए थे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भी। नाम भूल रहा हूं मैं, सर्च करके बता देता। तो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, इसका कार्यकाल कितने समय का रहता है, इसका ड्यूरेशन कितने समय का रहता है, तो ड्यूरेशन रहता है 6 साल या 65 ईयर्स एज है, यानी जो भी पहले हो, विच इज अर्लियर, या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 साल की उम्र जो पहले। मान के चलो कि एक व्यक्ति जो है 62 ईयर्स की एज में सीएजी अपॉइंट हुआ, तो अब इसको अगर 6 साल का ड्यूरेशन पूरा करेंगे तो वो 68 ईयर का हो जाएगा, 68 साल का हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में 65 साल की उम्र है वो जल्दी आ जाएगी, तो वो 65 साल में रिटायर हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति 52 ईयर में सीएजी अपॉइंट हुआ, तो वो कब तक रहेगा, 65 साल तक के लिए, तो उसके पास काफी समय बचता है, तो इसको रिटायर कर देंगे 6 साल के बाद, यानी 58 ईयर में वो रिटायर हो जाएगा। ये तो रहा रिटायरमेंट की बात। सैलरी वैलरी को लेके नहीं पूछते हैं, सैलरी चूंकि ऐसी चीज नहीं है कि जो पूछी जाए एग्जाम में, और धीरे धीरे ये बढ़ाते रहते हैं। इसको हटा सकते हैं 6 साल और 65 साल की उम्र के पहले, उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मनमर्जी से हटा दे। इसके लिए एक बड़ी कठोर प्रक्रिया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरीके की जो प्रक्रिया का पालन है वो किसके लिए करना पड़ता है, सीएजी के लिए भी करना पड़ता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों से उसे पास कराना पड़ेगा, है ना। लगभग इसको बोलते हैं महाभियोग जैसा प्रोसेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है, वही इस पर एप्लीकेबल रहता है। कौन से आर्टिकल में हम ये देख रहे हैं, 148 में देख रहे हैं। अब सीएजी काम क्या करता है, इसके ऊपर फुल क्वेश्चन, या ऐसा बोले कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिटेल में क्वेश्चन जो है मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होती है। वहां तो फैक्चुअल रहेगा कि अपॉइंट किसके द्वारा होता है, या इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है ना, इस तरीके की चीजें रहती हैं, तो वो आप देख सकते हो। इससे ज्यादा में हमें उलझने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो कार्य और शक्तियां ऐसे समझ लो। सीएजी, इसमें थोड़ी देर के लिए जी शब्द हटा दें, सीए हो गया। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं, वो तो एक सामान्य व्यक्ति की बात है, सामान्य व्यक्ति की बात है। यानी सीए क्या करता है, सीए पूरा आय व्यय, एक्सपेंडिचर, इनकम, यानी हमको कितनी इनकम हुई है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो सब चीजें, ये भारत सरकार का एक तरीके से सीए समझ लो, है ना। तो भारत सरकार के सीए का मतलब ये हो गया कि भारत सरकार, देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इसमें व्यवस्थाएं बनी हुई है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, इतने विभाग हैं, विभाग के सब विभाग हैं, अलग अलग जगहों पर, छोटे छोटे गांव में भी उनके कार्यालय बने हुए हैं। तो कोई योजना बनाई जाती है और उस योजना के लिए फंड अप्रूवल होता है संसद के द्वारा, उससे अनुमति ली जाती है। अब वो पैसा जो है खर्च किया, पूरा हुआ नहीं हुआ, किस कार्य पर किया गया, तो ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो उन सबकी जांच करने का काम जो है सीएजी को दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं। नियंत्रक यानी कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग जैसा काम अब वो नहीं कर पाता एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोसीजर ये है कि जो भी पैसा खर्च होगा किसी कार्य के लिए, तो बजट के माध्यम से उसे अलॉट कर लेते हैं। यानी पहले पैसा आप खर्च कर सकते हैं, बाद में उसकी जांच पड़ताल होती है। जबकि ये जो पोस्ट है
इसमें होना ये चाहिए कि जब आप पैसा खर्च करते हैं तभी इसके द्वारा जांच पड़ताल की जाए, तो वो चीजें नहीं है। तो ये भारत में लेखा और परीक्षा का प्रमुख है ना। परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट, और लेखा का मतलब होता है अकाउंट एंड ऑडिट का ये हेड होता है। वह लोक वित्त का मुख्य संरक्षक है। लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस जिसे बोलते हैं, कि जो भी पैसा है, पैसा जो भारत की संचित निधि में है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, वह पैसा अगर खर्च करती है कोई सरकार, तो उसके लिए उसने संसद में अनुमति ली होगी। अनुमति लेते समय बताया होगा कि हम इस बात पर इसको खर्च करेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि हम शिक्षा पर, एजुकेशन पर हमारी योजना ये है और इस पर हम खर्च करने वाले हैं। तो वो जो शिक्षा पर उन्होंने परमिशन ली है, तो वह पैसा शिक्षा के लिए ही खर्च करेंगे। जिस कार्य के लिए उन्हें अनुमति मिली थी उसी पर खर्च करेंगे। दूसरे पर अगर कर देते हैं तो इसी की जांच पड़ताल सीएजी करता है, और ऐसा नहीं कर सकते उसी को तो इलीगल बोलते हैं कि इन्होंने जितना पैसा अलाउ किया गया था उतना ही खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े जो स्कैम हुए, चाहे कोल स्कैम हुआ हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ हो, चाहे बोफोर्स का हुआ हो, ये सारे जितने घोटाले हुए थे वहां पर सीएजी ने ही जांच पड़ताल करके उनको पकड़ा कि संसद से अनुमति इस कार्य के लिए ली जा रही है और पैसा उसके स्थान पर किसी अन्य काम पर खर्च कर रहे हैं, या पैसा आपने ले लिया है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या जिस व्यक्ति की को अथॉरिटी मिली हुई है, जो व्यक्ति अधिकृत है पैसा खर्च करने के लिए, उसके अलावा अन्य व्यक्ति कोई उसको खर्च कर रहा है। तो ये लोक वित्त का मुख्य संरक्षक है, चीफ प्रोटेक्टर कह सकते हैं। भारत सरकार के जितने भी अपने आय व्यय होते हैं, यानी जो भी अकाउंट है, राज्य सरकार के जितने भी अकाउंट है, उन सब का ये क्या करता है, परीक्षा करता है, यानी ऑडिट करता है, जांच पड़ताल करता है। ठीक है। ऐसे ही भारत सरकार के संबंध में ये जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जिसे प्रतिवेदन कहते हैं। वह रिपोर्ट किसको सौंप देता है, राष्ट्रपति को। याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन में यह अपनी रिपोर्ट किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को सौंप देगा। और अगर राज्य सरकार के अकाउंट की जांच पड़ताल करता है तो राज्य सरकार की अकाउंट की जांच पड़ताल करके उसको वो राष्ट्रपति को नहीं सौंपेगा, यहां वह उस राज्य के राज्यपाल को दे देगा। रिपोर्ट यानी पूरी जांच पड़ताल हो गई, उसने सब कुछ लिख करके अपनी रिपोर्ट बना के दे दी। अगर उसमें गलत था तो गलत, सही था तो सही। संबंधित सरकार का राष्ट्रपति या राज्यपाल, उसको जब रिपोर्ट मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने अपने हाउस में, हाउस मतलब लेजिस्लेचर, संसद केंद्र के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल राज्य के लिए, वहां पर उस रिपोर्ट को वो प्रस्तुत करते हैं। अब जब संसद में प्रस्तुत की जाती है, देखो ऐसा माना जाता है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, या ऐसा कह लो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, अगर राज्य सरकार की बात करें तो वहां पर विधायक आ जाते हैं, और केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पर सांसद आ जाते हैं। इनको जनता ने चुना है। अब जिसको बहुमत होता है वो सरकार बना लेती है। अब सरकार बनने के बाद ये क्या करते हैं कि जनता ने आखिर इन्हें क्यों चुना, या इन्होंने जनता से क्या कह करके वोट मांगे थे। हो सकता है गरीबी हटाने का नारा दिया हो सकता है अच्छी सड़कें बनाने की उन्होंने बात की हो सकता है उन्होंने कहा हो कि प्रत्येक घर में हम लकड़ी का ईंधन हटा करके जो स्वच्छ ईंधन है वो सप्लाई कर देंगे, या 2400 घंटे हम बिजली उपलब्ध कराएंगे, या स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर देंगे। तो इन सबके लिए योजनाएं बनाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा चाहिए तो वो पैसा कैसे मिलता है, तो बहुमत वोटिंग के द्वारा मिल जाता है। उस पैसे को ठीक से खर्च किया है नहीं किया है, इसी की जांच करते हैं सीएजी। ये कोई राजनेता तो है नहीं, चुना हुआ व्यक्ति तो है नहीं, योग्य है, एक्सपर्ट है, इसको पता रहता है, तो पूरी बारीकी से छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दे देता है। अब रिपोर्ट राष्ट्रपति को मिली राज्य केंद्र के संबंध में, राज्यपाल को मिली राज्य के संबंध में, उसे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां पर अब इस पर डिस्कशन होगा। कमेटी जो रहती है ना वो जांच पड़ताल करती है, तब इस पर जवाब देते हैं। सीएजी उनकी मदद भी करता है।
तो भारत सरकार के सारे विभागों की, सारे मंत्रालयों की परीक्षा करना, राज्य सरकार के विभागों मंत्रालयों का ऑडिट करना, इसके साथ साथ आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू जिन्हें हम बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार हो, इनकी भी जांच करते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लो पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, पीएसयूज किसे बोलते हैं। देखो, एक तरफ मंत्री यानी कि मंत्रालय बना दिए गए, मंत्रालय का प्रमुख मिनिस्टर हो जाएगा, मंत्रालय बटा रहता है आगे जाकर के किसमें, विभाग में, यानी उसमें डिपार्टमेंट रहते हैं, डिपार्टमेंट में फिर क्या होते हैं, सब उप विभाग बने रहते हैं, उप विभाग के अंदर शाखाएं होती हैं, ऐसे करके उनका डिवीजन होता है। अब इनका प्रमुख जो है वो कौन है, मिनिस्टर है, राजनीतिक प्रमुख, और प्रशासनिक प्रमुख इनके कौन होते हैं, सेक्रेटरी, सचिव होते हैं, विभाग का प्रमुख विभाग अध्यक्ष कहलाता है। ये कार्य क्या करते हैं, इनका कार्य है लोक सेवा करना, जन सेवा करना, ठीक है। चुनी हुई सरकार है, सरकार कोई एक बिजनेसमैन की तरह, एक व्यापारी की तरह काम नहीं करती है। क्योंकि सरकार कैसे काम करती है, लोक सेवा के लिए, जन सेवा के लिए काम करती है। तो ये विभाग मान के चलो शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग क्या होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए योजनाएं बनाएगा, उस योजना पर व्यय होगा, पैसे होगा, वो खर्च करेगा। यहां वो ये नहीं कह सकता है कि देखो हमने इस बार 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब इस बार हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं। तो मंत्रालय और जो काम करते हैं, विभाग जो काम करते हैं, वो लोक सेवा के उद्देश्य से करते हैं। यहां हम ये चेक नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिट में चल रहे हैं या इनको घाटा हो रहा है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में जनसेवा नहीं आती है, उनका उद्देश्य है प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि लाभ कमाना। वो तो अगर 2 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करते हैं तो उनका निश्चित टारगेट है कि अब हमें इस 2 करोड़ को वसूल करना है, फिर इस पर प्रॉफिट भी लेना है। तो ये निजी सेक्टर के जैसा काम करने के लिए सरकार के द्वारा ही अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, उन्हें हम पीएसयूज के नाम से जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये तो ठीक है, चलता है। अब मान के चलो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम है, खनिज तेल की खोज करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करना है, तो ये तो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो उनके लिए ये पीएसयूज बना दिए जाते हैं ना। जैसे भारत है जो बीएचईएल, भेल बना हुआ है ना, तो ये चीजें रहती है। तो वो हैं तो अल्टीमेट उनके ऊपर मालिकाना हक सरकार का है, लेकिन उन्हें स्वायत्तता दे देते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। जैसे प्राइवेट सेक्टर काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी काम कर सकते हो। हम ऐसे नहीं कि रोज रोज आकर के आपकी फाइल चेक करेंगे कि आपने ये निर्णय क्यों ले लिया, ठीक है। लेकिन उनका भी ऑडिट होता है साल में, 4 साल 5 साल में एक बार, कि कहीं ऐसा तो नहीं घोटाला किए जा रहे हो, स्कैम किए जा रहे हो। तो उनकी भी ऑडिट करना, उनकी ऑडिट को हिंदी में परीक्षा करना कहते हैं, वो भी कौन करता है, सीएजी करता है। फिर ये रिपोर्ट जो सबमिट हो गई, उस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनी है, लोक लेखा समिति, वो जांच करती है, उसमें ये सहायता पहुंचाते हैं और उस पर फिर एक्शन लिया जाता है। अब सरकार जिसकी है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, तो जो सत्ता पक्ष होता है, रूलिंग पार्टी होता है, वही नीतियां बनाता है, उनका बहुमत है, तो वही अपने हिसाब से बजट भी अलॉट करा देते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं या ऐसा खर्च भी कर सकते हैं जो गैर जरूरी था। तो उसकी जांच करने के लिए वो जिम्मेदारी अगर उन्हीं व्यक्तियों को दे दी जाए तो वो तो पकड़ में नहीं आएगी कभी। चोरी, मैं चोरी करूं और मेरे ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन का काम सौंप दिया जाए तो स्वाभाविक है मैं नहीं पकड़ूंगा। इसलिए सीएजी का जो पद है, इसे स्वायत्त बनाया जाता है, यानी इसको इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जाती है, स्वतंत्र बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि वो बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। तो वो कैसे कर सकता है, यहाँ कुछ एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। यानी एक बार सीएजी नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी सेवा शर्तों में, उसके कार्यकाल में अलाभकारी ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अलाभकारी ढंग से परिवर्तन का मतलब है कि इस बार इतनी सैलरी मिल रही थी, अब उसमें कटौती नहीं कर सकते, या उसको ये सुविधाएं मिल रही थी उसमें कटौती नहीं कर सकते। दूसरी बात देखो, किसी भी
अधिकारी को सत्ता पक्ष कैसे डराता है, उसको अपने अनुसार काम कराने के लिए कैसे प्रेरित करता है। तो वो एक तो इसे वही डर दिखाएगा कि हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, किसी शहर में रहते हो तो हम ऐसी जगह भेज देंगे जहां पर आपको सुविधाएं ना मिलें या अच्छी शिक्षा ना मिले आपके बच्चों को, ये डरा सकते हो। दूसरा वो डर क्या रहता है, हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तुम्हारी सैलरी रोक लेंगे या पेंशन नहीं स्टार्ट करेंगे। ये चीजें ही तो उसको डराने की रहती है। तो अब यहां पर कंडीशन बना दी कि उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी ढंग से आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब उसे हटा कैसे सकते हो, तो हटाने का ऐसा नहीं कि बस आदेश आ गया कि आपको सस्पेंड किया जाता है, नहीं भैया, ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। ये संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पदों को हटाने के लिए आपके सामने बड़ी चुनौतियां रहती हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया वही रखी गई जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है कि यानी इसमें संसद के दोनों सदन इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो इतना आसान नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद ये भी शर्त जोड़ी जाती है कि आप भारत सरकार या राज्य सरकार के अंडर में फिर और कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसा आप देखेंगे बहुत से पदों के साथ है ना। जैसे गवर्नर जो रहते हैं उनके ऊपर भी यही होता है कि रिटायरमेंट के बाद आप भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करोगे। न्यायाधीश रहते हैं उनके ऊपर। लेकिन आज के दौर में, वर्तमान संदर्भ में, एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि ये कई सारे जो लोग हैं वो चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव लड़ करके सांसद विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। इस पर रोक नहीं है ना, ये इनके अंडर में काम नहीं कर सकते। तो ये सीएजी संबंधित जो चीजें थी, इतने से मुझे लगता है काम चल जाना चाहिए। इसी से जो प्रश्न है वो बन जाने चाहिए। मुख्य परीक्षा में आएगा कि सीएजी जो है उसके कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए क्रिटिसिज्म को लेकर के, या उसके कार्यों को, अधिकारों को समझाइए। तो वो हम अलग जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी यूनिट 5 में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हम कवर कर चुके थे, अब स्टेट हाई कोर्ट जो है वो देख लेते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एकल न्यायपालिका है, यानी कि अधीनस्थ कोर्ट बने हुए हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट बने हुए हैं। उसके बाद उनके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नीचे वाले अन्य न्यायालयों के द्वारा माने जाएंगे, बाध्यकारी होते हैं। हाई कोर्ट का फैसला अधीनस्थ न्यायालय मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट भी मानेगा और अधीनस्थ कोर्ट भी मानेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम पढ़ चुके, अगर जिनको ने नहीं पढ़ पाया है तो वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख भी सकते हैं। हाई कोर्ट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आर्टिकल 124 था। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल संविधान का जो है वो है 214। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। साथ में यह भी जोड़ दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। होना तो ये चाहिए कि हर राज्य का अपना हाई कोर्ट हो, लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ राज्य जो है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रखते हैं तो जरूरत नहीं है कि अलग अलग हाई कोर्ट बनाओ। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक हाई कोर्ट भी सबके लिए काम कर सकता है। असम गुवाहाटी जो हाई कोर्ट था वो सब नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के लिए पहले काम करता था, अब धीरे धीरे अन्य राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट बन गए। तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। एक बार रीचेक डाटा जरूर करते रहो, कोई भी क्लास आप पढ़ते हो आपकी ड्यूटी है, जब डाटा की बात आती है तो रीचेक कर लेना चाहिए कि वो नंबर जो दिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई नंबर चेंज हो गया है, कोई बढ़ तो नहीं गया है। हो सकता है उन्होंने अपने नोट्स में अपडेट ना कर पाए हो। मैं अपने नोट्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ, रीचेक जरूर कीजिए कि इतने हाई कोर्ट हैं या नहीं। गूगल पे भी आपको ये मिल सकता है। तो अब वो हाई कोर्ट को लेकर अधिकार क्या होंगे वो सब तो बाद में, नियुक्ति कैसे होगी, इनके नंबर को लेकर के भी, मतलब कौन सा हाई कोर्ट कब बना वो भी एक बार देख लेना। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के लिए तो काम करता ही करता है, मगर इसके साथ साथ दादर एंड नागर हवेली जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा इसके लिए भी काम करता है, ये राज्य है, दमन और दीव इसके लिए भी ये काम करता है।
कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के लिए तो काम करता ही है, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार के लिए भी ये काम करता है ना। तो हाई कोर्ट जैसे ये जहां लिखा है ना बॉम्बे या मुंबई जिसे आप बोलते हैं, तो इसकी प्रिंसिपल बेंच अब मुंबई में ही है। ये प्रोविजन भी होता है कि सुविधा की दृष्टि से उसकी एक खंडपीठ जैसे बोलते हैं वो दूसरी जगह भी बनाई जा सकती है, बट बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसी कोई बेंच नहीं बनी। ओके, कोलकाता हाई कोर्ट जो है उसकी एक बेंच और दूसरी जगह भी बनी हुई है ना, वो पोर्ट ब्लेयर के लिए काम करती है। मद्रास हाई कोर्ट जो है ये अभी 1862 में ही बने, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए काम करता है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट जैसे प्रयागराज, अब ये 1866 में बना, ये यूपी के लिए काम करता है और इसकी एक बेंच जो है वो लखनऊ में है, और कोलकाता वाले की एक बेंच जो है वो कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में भी बनी हुई है। कर्नाटक जो हाई कोर्ट है 84 में बना था, 1884 में, ठीक है, इसकी एक बेंच बेंगलुरु में भी है। पटना बिहार के लिए काम करता है। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना, तो श्रीनगर और जम्मू में भी इनकी खंडपीठ है। उसके बाद गुवाहाटी आप देखो, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य रह गए हैं, पहले 7 राज्यों के लिए ये काम करता था। ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। एमपीपीएससी आप दे रहे हो तो मध्य प्रदेश वाला याद रखना, 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था उसी समय एमपी में हाई कोर्ट बना, और इसकी जो मुख्य बेंच है वो तो जबलपुर में है, प्रिंसिपल बेंच जिसे बोलते हैं। इंदौर और ग्वालियर यहाँ इनकी खंडपीठ है, ठीक है। फिर केरला, गुजरात, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का हाई कोर्ट नहीं बना हुआ, ठीक। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन तीनों के लिए पंजाब वाला बना हुआ है। सिक्किम हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट में इसके लिए अलग हो गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट अलग बन गया, बिलासपुर में जो प्रिंसिपल बेंच है। उत्तराखंड ये भी 2000 में बना था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो इसकी भी जो अलग से हाई कोर्ट बना नैनीताल में। झारखंड ये बिहार से अलग हुआ था 2000 में, तो रांची में है। फिर त्रिपुरा के लिए 2013 में नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी से हटा करके इसके लिए अलग से बेंच बना दी गई। मणिपुर के लिए भी अलग से बेंच बना दी गई 2013 में। मेघालय, ये 3 जो राज्य थे 2013 में, इन तीनों के लिए अलग से हाईकोर्ट का निर्माण कर दिया गया। तो आर्टिकल 214 के तहत प्रोविजन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है, और प्रत्येक राज्य में तो एक हाईकोर्ट होगा ही। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 215। थोड़े से आर्टिकल भी जरूरी रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको सीएजी पढ़ा रहा था ना 148, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछ लिया था कि सीएजी के कार्यों को कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो 149 में वो आते हैं। तो ऐसे कभी कभी कुछ आर्टिकल अनुच्छेद भी जरूरी होते हैं। तो 215 के तहत ये बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो कैसा है, वो अभिलेख न्यायालय, यानी कोर्ट ऑन ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या निकलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निकला था, यानी इसकी समस्त कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। रिकॉर्ड रखने का क्या औचित्य है, रिकॉर्ड रखने का औचित्य ये है कि उससे मिलता जुलता उसी प्रकृति का अगर कोई प्रकरण आता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी, जो उस प्रकरण में की गई थी उसी के रेफरेंस में ले लेते हैं। यानी ऐसे समझो कि आपका कोई प्रकरण चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कैसे जिरह मतलब बहस कैसे करते हैं, क्या उसमें वकील जो होते हैं, फिल्मों जैसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होती है। बॉलीवुड में जो भी दिखाया जाता है 90% रियलिटी में वो बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है 90% वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, वैसा वास्तव में कहीं घटित नहीं होता है। जिला अदालतों में जज साहब बैठे हैं, ठीक है, वहां उनकी डायस के पास ही पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील पहुंच जाते हैं और वो उनके सामने कुछ कागज
पेश करते हैं तो वो कागज क्या रहते हैं, उसी में लिखा रहता है कि वो रेफरेंस देते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में इस ईयर का केस था, माननीय हाई कोर्ट ने इसमें ये फैसला दिया था और वही यहाँ बनता है, तो आप यानी रेफरेंस के रूप में उसी दलील को पेश करते हैं। ठीक है, ये अभिलेख न्यायालय का मतलब है। अभिलेख न्यायालय का मतलब कंटेम्प्ट से भी हो सकता है कि ये अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकते हैं। ये अलग इशू है कंटेम्प्ट को लेकर के। वर्तमान में ज्यूडिशरी जो कार्य कर रही है, जब से सोशल मीडिया आया है तब से थोड़ी सी जनता भी और लोग जो हैं अधिक मुखर होकर के उनका प्रतिरोध भी करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो शराब घोटाले में जेल के अंदर भेजे गए और उन्होंने रिजाइन नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको चुनाव के प्रचार के लिए इंटरिम बेल दे दी, अंतरिम जमानत दे दी थी। तो उस समय देखने को मिला था कि सोशल मीडिया में अलग अलग हैशटैग में ये आलोचना की जा रही थी कि गोल्डन बॉय ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि एक तरफ इनको इतनी ज्यादा क्यों छूट दे रहे हो, वो बेल नहीं मांग रहा है तो भी बेल दे रहे हो, जो दूसरे लोग बेल मांग रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो। तो मुखर होकर के अब आलोचना भी की जाती है, जनता तक मोबाइल पहुंच गया, इंटरनेट पहुंच गया है। तो 215 नंबर का आर्टिकल याद रखना, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट की बात करता है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है। फिर एक आर्टिकल 217 भी याद रख लेना कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है और कैसे करते हैं। तो नियुक्त कौन करता है, कौन का जवाब है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनका वो सिस्टम क्या बना है, वो सिस्टम विश्व में अपने तरीके का अजीबोगरीब है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए, जिसे कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है। विश्व के किसी भी देश में यह सिस्टम नहीं है कि न्यायाधीश स्वयं की नियुक्ति करते हों। ये क्यों बोला कि स्वयं की नियुक्ति करते हो, यहां तो राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। कॉलेजियम जो है वो जिन नामों की सिफारिश करता है, जिन नामों को भेजता है, उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी होती है। और कॉलेजियम क्या है, तो कॉलेजियम 5 जजों की बनी हुई एक मंडली है जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य जज। किस आधार पर वो नाम चुनते हैं, किस आधार पर नाम रिजेक्ट करते हैं, ये कहीं से लेके कहीं तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। संविधान क्या कहता है आर्टिकल 217 में कि हाईकोर्ट का जज बनने के लिए ये योग्यताएं होना चाहिए। पहला है कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, उसके अलावा नीचे 3 योग्यताएं जो हैं उन 3 में से कोई एक उसमें वो फिट हो। पहली योग्यता क्या है कि 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में उसने जज के रूप में काम किया हो, किसी भी न्यायालय, यानी अधीनस्थ न्यायालय में, जिला अदालत में, उसके नीचे वाली अदालतों में अगर वह 10 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका है तो वह योग्य हो जाता है कि हाईकोर्ट का जज बनेगा। लेकिन इस आधार पर उसे हाईकोर्ट का जज नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कॉलेजियम यदि उसके नाम पर अपनी सील लगा देता है तो। अब यदि किसी व्यक्ति के पास ये योग्यता नहीं है तो दूसरी योग्यता से भी काम चल जाएगा कि उसने किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक क्या की हो, प्रैक्टिस की हो, वकालत का अनुभव हो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में। यहां 10 वर्ष का था कि जज के रूप में काम किया हो, और यहां बोल रहे हैं कि वह प्रैक्टिस करता हो तो भी वो बन जाता है। और तीसरा है कि मान के चलो ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का विद्वान हो तो वह व्यक्ति भी जज बन सकता है। इस आधार पर वो नामों का चयन करते हैं, लेकिन ये आधार कई सारे लोग रखते हैं। हमारे देश में कई सारे लोगों के पास ये आधार होता है, लेकिन वो सभी जज नहीं बन पाते हैं। ज्यादातर उनके रिश्तेदार, भाई भतीजावाद बहुत देखने को मिलता है। मिलॉर्ड चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। वर्तमान जो सीजेआई हैं उनके पूर्वज भी रहे थे सीजेआई, तो खैर अलग मुद्दा है, उसकी आजकल मुखर आलोचना भी हमें देखने को मिलती है।
लेकिन फिर प्रश्न ये भी उठता है कि तो फिर इनकी नियुक्ति कौन करे? क्या राजनेताओं को इनकी नियुक्ति का अधिकार दे दें? तो राजनेताओं ने तो वैसे ही भसड़ मचा रखी है, अन्य नियुक्तियां वो कैसे करते हैं, कैसे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो एक सिस्टम अभी हमारे देश में डेवलप हो जाए और उसका ठीक से पालन हो जाए, वो नहीं है। तो कंपैरेटिवली फिर लगता है कि जो चल रहा है चलने दिया जाए। अब आते हैं कि इनका ड्यूरेशन कितना रहता है, कब तक। तो 62 वर्ष की उम्र होने तक यह हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर सकते हैं। उसके पहले वो रिजाइन खुद कर सकते हैं, उन्हें हटाया भी जा सकता है किस आधार पर? साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेबिलिटी, इस आधार पर उन्हें हटा सकते हैं, जिसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हटा सकते हैं। यानी मिसफिट हो गए। न्यायाधीश का कार्य है न्याय देना। अब न्याय और अन्याय के बीच में वो फर्क ना कर पाए तो उसको बोलते ना कदाचार हो गए, असमर्थ हो गए। तो ठीक, अब हाईकोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है, ये भी पूछ सकते हैं पीटी में। तो जिस राज्य में इन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, मध्य प्रदेश राज्य में, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएगा या मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति उन्हें शपथ दिलाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात आती है तो राष्ट्रपति आ जाता है। हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं, ज्यूरिडिक्शन है, तो यहां पर देख सकते हो कि कुछ ज्यूरिडिक्शन यानी जिन्हें हम मूल अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। दूसरा, अपीली अधिकार भी होते हैं, रिट संबंधी भी होते हैं, और रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन यानी पुनर्वलोकन, पुनर्विचार संबंधी भी होते हैं। ठीक है, उनको भी देख लेंगे। आगे देखते हैं। एक वर्ड सुनने को मिलता है, जनहित याचिका। आजकल तो फेमस वो फैशन बन गया है जनहित याचिकाएं। कई जनहित याचिका, इन्होंने बड़ा अहम रोल यानी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत में लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए निभाई। ज्यूडिशरी की प्रक्रिया क्या रहती है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वह पीड़ित व्यक्ति जाए न्यायालय के सामने और न्याय के लिए अपील करेगा। यानी जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो से लगता है कि मेरा शोषण हुआ है, मुझे चीजें जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसको जाना पड़ेगा। पैसे भी खर्च होंगे, लंबी लंबी तारीखें मिलेंगी, महंगे महंगे वकील करना पड़ेंगे। तो तब उसके लिए प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब यहां पर एक व्यक्ति पीड़ित है, वो खुद जा रहा है। अब मान के चलो कि यहां हुआ क्या था कि एक से ज्यादा यानी कई सारे लोग हैं, यानी अनेक लोगों का हित जुड़ा हुआ है। जब अनेक लोगों का हित जुड़ा हुआ हो तब उसके लिए किसी एक व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं है या उन सबको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो याचिका लगती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। यानी यहां पर इसे बोल सकते हैं कि न्यायपालिका में एक नवाचार, एक इनोवेशन के रूप में इसे शुरू किया गया। यहां पर जस्टिस पीएन भगवती जो थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारे पास सिंपल पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड आप लोग तो अभी यूज भी नहीं करते होंगे, पोस्ट कार्ड में भी अपनी वेदना, अपनी समस्या को लिख करके हमें भेज देता है, तो हम उसके उस लेटर को ही एक याचिका मान लेंगे, उसे जनहित याचिका मान करके हम स्वयं सुनवाई शुरू कर देंगे और सारी संस्थाओं को, सबको हम खुद बुला लेंगे, है ना। तो ये भारत में जनहित याचिका, जनहित, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित जुड़ा हुआ, और इसका फायदा मिला। इसका फायदा ये मिला, जैसे समझना कि आपकी बाइक चोरी हो गई, आपको किसी ने चोट पहुंचा दी, तो ये आप व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हैं, तो आपको स्वयं जाकर के उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो आप जहां रहते हैं वहां पर हवा जो है वो प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, धूल धुआं है, सड़कें जो हैं वो अच्छी नहीं है, पीने का पानी नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में आप अकेले पीड़ित नहीं हो, एक सामूहिक पीड़ा है कि पूरा का पूरा समाज इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई एक व्यक्ति अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वयं खुद भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं, सुओ मोटो जिसे बोलते हैं, स्वयं वो यहां एक्शन ले सकते हैं।
तो अब हमें यहाँ व्यक्ति को खुद जाने की, कोर्ट फीस भरने की, वकील करने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसे कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां लोगों का हित हो, समूह का हित जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अब समूह का हित जुड़ा हुआ है तो पर्यावरण संबंधी आप देखते होंगे याचिकाएं लगती है। अभी करंट में EVM को लेकर के आपने देखा होगा याचिकाएं लगाई। निर्वाचन आयोग के विरुद्ध अभी उनके जो आंकड़े थोड़े देर से जारी किए गए उसको लेकर के भी याचिकाएं लगाई। तो इनको जनहित याचिकाएं बोल देते हैं। इसके फायदे हुए थे मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय। तब क्या हुआ, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि जो सरकारी गोदाम है उनमें जो खाद्यान्न अनाज रखा हुआ है वो सड़ जा रहा है, बारिश में भीग गया है, चूहों ने बर्बाद कर दिया है। और दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही थी कि लोग भूख से मर गए, उनके पास एक टाइम के लिए भी भोजन उपलब्ध नहीं था। दूसरी तरफ इतना ज्यादा अनाज जो है वो इस अव्यवस्था के कारण बर्बाद हो गया। तो इसको लेकर के सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, बल्कि ये कहा कि नहीं, हम मुफ्त में अनाज नहीं बांट सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई इसी को आधार बनाकर। तो जनहित याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो व्यक्ति जिस देश में नागरिक है, जन्म लेता है, वो भूख से कैसे मर सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम उसको भोजन तो उपलब्ध कराए। इसी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रहे आपको, इसी के पर्सपेक्टिव में फिर जो योजनाएं बनाई गई, यानी जो मुफ्त में अनाज वितरण शुरू हुआ है ना, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम जो है वो तैयार किया गया, जिसके द्वारा राशन कार्ड और उसके अलावा जो अति गरीब है उनके लिए वितरण स्टार्ट किया गया। तो एक ये अच्छा रूप हमें देखने को मिला। ठीक है, ऐसे ही क्या था कि यमुना नदी जो है उसके किनारे ताजमहल जो था उसको प्रदूषण के कारण, यानी लेदर फैक्ट्रीज थी, तो लेदर फैक्ट्री जो उनकी टैनिंग की जाती है, तो खतरनाक केमिकल जो थे वो सब यमुना में छोड़े जा रहे थे, तो नुकसान हो रहा था। तो उसको लेकर के भी जनहित याचिकाएं लगाई गई, तो उन सारे कारखानों को शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये समूह हित जो है, बट अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये प्रचार का माध्यम बन गया। आप लोगों ने एक फिल्म जरूर देखी होगी, जॉली LLB, तो उसमें भी ये हमें दृश्य देखने को मिला था कि जनहित याचिका लगाने पर वो वकील साहब जो थे उनके आगे पीछे मीडिया कर्मी आ जाते हैं, उन्हें प्रचार प्रसार मिल जाता है, यानी जिन्हें कोई नहीं जानता था उन्हें सब जानने लगते हैं। तो ये प्रचार का माध्यम भी बन जाती है कि हर छोटी बड़ी बात को लेकर कोई ना कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी जाकर के याचिका दायर कर देते हैं। देश में अभी अगर हम सारे लेवल के केसों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट, तो इतने केस विचाराधीन है कि अगर इस रफ्तार से वो सुलझाए गए तो 300 साल लग जाएंगे उनको रिजॉल्व होने में। और ऐसे में ये जनहित याचिकाएं आ जाती हैं जिन पर सुनवाई तुरंत करनी होती है। तो इसका बड़ा मिसयूज होने लगा। लोग अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल मैटर को सेटल करने के लिए इनका उपयोग करने लगे। तब ऐसी याचिकाओं पर फिर न्यायपालिका ने जुर्माना लगाना शुरू किया। आप देखते हैं ना, 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, 50 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, है ना, वो भी रहता है। तो कुछ रूल हैं, जैसे लोकहित से प्रेरित कोई व्यक्ति संगठन वो लगा सकता है ना, कोई लेटर को ही वो जनहित याचिका का रूप दिया जाता है। कोर्ट फीस जो भरी जाती है वो माफ कर दी जाती है। ये राज्य के विरुद्ध, प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध भी लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारे हाई कोर्ट जनहित याचिकाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लगती, यानी अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनमें नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में लग जाएगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, भाग 20, ये संविधान संशोधन को लेकर। मैं एक बार और बता चुका था, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि भारत का जो संविधान है, संविधान को बनाने में काफी समय लगा था, 2 साल जो से ज्यादा समय, 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब संविधान बनाया चूंकि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ, बदलती हुई सिचुएशन के साथ साथ क्या होता है कि हमें अपने विधानों को, अपने कानूनों को भी परिवर्तित करना पड़ता है, संशोधित करना पड़ता है।
जैसे ये आईपीसी हुई, सीआरपीसी हुई, अंग्रेजों के समय बनी हुई थी। अब कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं बदल गई हैं, वो कानून अनुप्रयुक्त हो गए हैं, तो उनमें भी संशोधन किया जा रहा है। संविधान भी उस समय बना, अब उसमें भी बदलते हुए समय के साथ संशोधन किया जाए, तो उसके लिए संविधान में ही एक आर्टिकल में प्रावधान कर दिया गया 368 में, और उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से उसमें संशोधन होता है। एक जिसे साधारण बहुमत बोलते हैं, दूसरा जिसे विशेष बहुमत, तीसरा अति विशेष बहुमत। साधारण बहुमत को संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसको मैं डिटेल में पुराने लेक्चर में बता चुका हूं, तो इसलिए इसकी जरूरत और ज्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं है। विशेष बहुमत से मतलब रहता है कि यहां पर उपस्थित एंड वोट देने का 2/3 भी रहता है वो, और कई बार ऐसा होगा कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, तो इस तरीके से संशोधन किए जाते हैं। संविधान संशोधन में याद रखना कि जॉइंट मीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, अलग अलग सदनों के द्वारा ये पास होना चाहिए। लोकसभा के द्वारा अलग से पास होगा, राज्यसभा के द्वारा अलग से पास होगा। इसके लिए ना तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है, पूर्व अनुमति की, है ना, पहले से राष्ट्रपति से पूछा नहीं जाएगा, और संविधान संशोधन को राष्ट्रपति रोक भी नहीं सकता है, उसको साइन करने ही होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्यों से शुरू नहीं हो सकते, यानी राज्य के विधानमंडल का इसमें कोई रोल नहीं है शुरू करने में। हाँ, संशोधन करते समय कभी कभी उनकी असहमति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये याद रखना। ये नंबर बहुमत क्या है, बाद की बात है। अब आते हैं प्रमुख संशोधन जो हैं वो आपको याद करने हैं, वो जरूर कर लेना। तो मैं कुछ संशोधन आपको यहीं दोहरा देता हूं, अगली क्लास में फिर बता दूंगा, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। देखो, पहला संविधान संशोधन, यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1950 में संविधान लागू हो गया, और पहला ही संशोधन जो है ये 1951 में करना पड़ा। आज चूंकि लोकसभा का अंतिम फेज बचा है, कल निर्वाचन होंगे, तो अभी विपक्ष सत्ता पक्ष सबके अपने अपने दावे और अपने अपनी भ्रांतियां फैलाने वाली बातें थी। कोई कह रहा था कि ये संविधान में बदलना चाहते हैं, तो संविधान बदलता रहा है, हमेशा से बदलता रहा है। कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान में बहुत अधिक परिवर्तन किया है, जैसी आवश्यकता होती है संविधान में संशोधन किया जाता है। आज की जो राजनीति है वर्तमान की, वह राजनीति अब जनहितैषी नहीं है। कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनहितैषी नहीं है। वो सिर्फ वोट के लिए सोचता है, वह सही के लिए नहीं सोचता है। वह सिर्फ ये देखता है कि मुझे वोट मिलेंगे तो मैं वह सब कार्य करूंगा, चाहे वह कार्य सही की कैटेगरी में आता है या गलत की कैटेगरी में आता है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्यथा आप देखो, आप सोच के देखो कि वर्तमान में मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, हाँ मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूं। हो सकता है किसी की भावनाओं को इससे चोट पहुंचे, लेकिन समझो इस बात को कि जातिगत आरक्षण के खिलाफ होने का मतलब क्या है। जाति अब भेदभाव का आधार नहीं है, लेकिन जातिगत आरक्षण जरूर भेदभाव का आधार बन चुका है। आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसका एकमात्र आधार होना चाहिए, वो होना चाहिए आर्थिक। भाई, जो व्यक्ति गरीब है उसको आरक्षण दो, जो गरीब है उसकी जाति क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। जब तक जाति रहेगी तब तक तनाव रहेगा। सालों पहले भी रहा, तो अब वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगा। जब तक जाति व्यवस्था है तब तक ये तनाव रहेगा। लेकिन आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण को दिया जाता है, जो गरीब है उसको सारी सुविधाएं दी जाए, तो इससे तो किसी को कष्ट नहीं होगा। लेकिन होता है, हमारे यहाँ की जो पार्टियां हैं, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सही व्यवस्था लागू हो। वो चाहते हैं, देखो अभी बोलते ना, तो वो बातें हैं। खैर, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया। 9वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा जाता है, उसमें कुछ कानून रख दिए जाते हैं। 9वीं अनुसूची का अपना एक महत्व है कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रख दिया जाता है,
सामान्यतः अब उसको समाप्त नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। सामान्यतः 2007 तक तो उसको रद्द कर ही नहीं सकते थे, लेकिन 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी समीक्षा की जा सकती है संविधान के फंडामेंटल की दृष्टि से। अगर लगता है कि मूल ढांचे की दृष्टि से वो गलत है तो हटा सकते हैं। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा कई संशोधन हुए, लेकिन हम प्रमुख संशोधन याद कर सकते हैं। 7th अमेंडमेंट हुआ 1956 में। यहां पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। पहले राज्यों की कैटेगरी बना दी थी, ए कैटेगरी के राज्य, बी, सी, डी। तो कैटेगराइजेशन जब किया गया तो बड़ी अव्यवस्थाएं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब बातें थी। ठीक है, तो वो सब जब बातें थी तो फिर राज्यों का पुनर्गठन किया। जैसे मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन किया गया था ना, तो 14 राज्य बने उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया। ऐसे ही फिर 10वां संविधान संशोधन जो है 1961 में हुआ। तो यहाँ क्या होता है कि पुर्तगालियों का भी कुछ अधिकार था भारत में, जैसे दादरा और नागर हवेली, तो उनको वहां से मुक्त करा करके भारतीय संघ में विलय किया गया। 12वां संविधान संशोधन है, यहाँ गोवा, दमन और दीव जो थे उनको भी अब पुर्तगालियों से आजाद करा दिया गया और भारतीय संघ में उनका विलय किया गया। ठीक है, यहाँ ये पूछा गया था एक बार 3-4 साल पहले, सीरीज बनाने को दी गई थी, उसमें ये 371 ए, बी, सी, डी। तो 13th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसके द्वारा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर 370 के द्वारा दिया गया था, अब तो वो खत्म ही कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर को छोड़कर के अन्य राज्य जो हैं उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा है, मगर वो 371 ए के तहत आता है नागालैंड। ऐसे ही बी वाला है, वहां आप देखोगे कि मेघालय है ना। आंध्र प्रदेश जो है उसे डी के द्वारा दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हो। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया। पौंडीचेरी जो था उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिलाया गया। 18वां संविधान संशोधन है, यहाँ पर पंजाब राज्य को पुनर्गठित करते हैं। पंजाब जो था उसके साथ हरियाणा भी था, चंडीगढ़ भी था, तो इसमें पंजाब अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया और चंडीगढ़ जो है उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1966 में। 21वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लेना आप, है ना, इसको पूछा जा सकता है। 21st वाला, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, 8वीं अनुसूची जो है उसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं उनकी संख्या लिखी हुई है, अभी 22 हो गई हैं, तो सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है 1967 में। 22nd अमेंडमेंट जो है 69 में हुआ था, मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया। 24वां संविधान संशोधन है, ये संशोधन मैंने जब फंडामेंटल राइट थे उस समय आपको बताया था। यहाँ क्या हो रहा है कि मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद। क्योंकि केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के उस प्रभाव को कैंसिल करने के लिए संशोधन किया कि संसद को तो पूरा अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और संविधान में जहां चाहे वहां भी संशोधन कर सकती है। ठीक, फिर 31st अमेंडमेंट 1973 में हुआ था। वहां पर यह था कि लोकसभा की उस समय सीटें थी 525, उन्हें बढ़ा करके 545 किया गया। और उसके बाद आज देखोगे आप इतनी ही सीटें हैं, इनमें कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है, बल्कि 2 सीटें और कम हो गई एंग्लो इंडियन की। 32वां संविधान संशोधन आंध्र प्रदेश को 371 डी के तहत विशेष राज्य का दर्जा देता है। 35वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है, 1974 में हुआ था। सिक्किम जो है इसे भारतीय संघ में मिलाया गया था एज अ एसोसिएट स्टेट, यानी सह राज्य का दर्जा दिया। और सह राज्य का दर्जा दिया तो उसके साथ संबंधों को अलग से डिटर्मिनेट किया गया। 9th शेड्यूल जो थी वो जो 9th नहीं, 10वीं अनुसूची जो थी वो जोड़ी जाती। अगले साल सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया, तो फिर वो समाप्त कर दी गई सूची, है ना। और ये जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, तो ये कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री थी, देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने किया था। और ये संशोधन अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है।
पूरे संविधान को इन्होंने बदल के रख दिया था और इसमें जो बदलाव किए गए थे वो गैर जरूरी थे, ये तानाशाही के रूप में किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको किया गया। 59 चीजें थी इसमें अलग अलग जोड़ी गई। अब संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। एक है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, दूसरा है समाजवादी सोशलिस्ट और तीसरा शब्द और अखंडता जोड़ा गया। प्रस्तावना में कुछ हटाया नहीं गया है, एक बार संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। फिर क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य जो थे वो हमारे संविधान में रख दिए गए, 10 कर्तव्यों को ऐड किया गया। ये जो हो रहा है वो उस समय यूएसएसआर के प्रभाव में हो रहा। भारत की मित्रता यूएसएसआर से ज्यादा थी। यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट रिपब्लिक है, तो उनके यहाँ भी यही सब चीजें चलती थी, हमने भी ले आए। कर्तव्य भी उन्हीं को देख करके सम्मिलित किए गए, पहले 10 और बाद में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया है, तो अभी इनकी कुल संख्या 11 हो जाती है। ये जरूर पूछ सकते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, वन, फॉरेस्ट, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ, मापतौल और न्याय प्रशासन, 5 विषय हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो राज्य सूची के विषय होते थे, यानी यहां पर इनके संबंध में कानून कौन बना सकता था, स्टेट बना सकता था, स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार था। तो राज्य सूची के विषयों को यानी इस लिस्ट से निकाल करके कॉन्करेंट लिस्ट में प्लेस कर देते हैं। समवर्ती सूची में इनको जगह दी जाती है, यानी समवर्ती सूची में जगह मिलने का अर्थ क्या हो जाता है कि अब इनसे जुड़ा कोई कानून अगर बनाना चाहते हैं तो संसद भी बना सकती है और राज्य भी बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में संसद भी कानून निर्माण कर सकती है, राज्य भी कर सकता है। दोनों अलग अलग नेचर के बने हों, दोनों में विरोधाभास हो, तब क्या होगा, तब संसद का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं। लोकसभा, विधानसभा, इनका कार्यकाल 5 साल होता है। अब इनके कार्यकाल को बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया, क्यों, चुनाव ना लड़ना पड़े। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपको याद होगा, तो चुनाव से बचने के लिए इनका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि राजनेता जो है, राजनेता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने को सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, उसी में समर्पित होते हैं। इन्हें सही से गलत से कोई लेना देना नहीं होता। ये आपको सोचना पड़ेगा, उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो मतदान करते हैं कि हम वास्तव में किस प्रकार के नेताओं को चुन रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो है अब मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा ही, ये मजबूरी कर दी, तो ये भी तानाशाही है ना, राष्ट्रपति अब उसको कुछ नहीं कर सकता। आगे संसद कोई भी संशोधन करती है, संविधान में कुछ भी बदलाव करती है, किसी भी कोर्ट में हम उसको चुनौती नहीं दे सकते, कोई न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो ये कितने गैर तार्किक, गैर जरूरी प्रावधान थे। जब इंदिरा जी की सरकार चली गई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो फिर उनके द्वारा 43वां, 44वां ये संशोधन करके जो गैर जरूरी संशोधन थे उनको वापस किया जाता है। तो यहाँ 44वां संविधान संशोधन देख लो, 1978 में हुआ। इन्होंने क्या किया कि मौलिक अधिकार जो 7 होते थे उसमें एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ एक विधिक अधिकार है। ठीक, तो वो 300A में जोड़ दिया गया। लोकसभा और विधानसभा इनका कार्यकाल जो 6 था फिर से घटा के 5 कर दिया। एक और जो परिवर्तन में बताना आपको भूल गया था 42वें संशोधन में, कि 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, कोरम के प्रावधान को समाप्त कर दिया था। कोरम का मतलब था कि संसद की या विधानमंडल की कोई कार्यवाही होती है, क्योंकि ये कानून बनाते हैं, तो कार्यवाही होने के लिए कम से कम 10% उपस्थिति होना चाहिए। अगर लोकसभा की कार्यवाही चलती है तो लोकसभा की सीटें हैं 545,
तो 545 का 10% यानी 55 सदस्य तो उपस्थित होंगे तभी कार्यवाही होगी, अन्यथा नहीं होगी। उन्होंने ये समाप्त कर दिया कि नहीं 55 नहीं, अगर हम एक भी आएगा तो भी हम कुछ भी कानून बना सकते हैं। तो वो जो कोरम का प्रावधान था उसे फिर से रिस्टोर किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अब इंदिरा जी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी, और वो लगाई थी इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से। उनका निर्वाचन जो था वो न्यायालय ने कैंसिल कर दिया था। तो इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई, यानी इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में प्रोविजन है संविधान में, वो ये थे कि यदि बाहर से कोई आक्रमण होता है, दूसरा देश आक्रमण कर देता है, तो इमरजेंसी लगा सकते हो। युद्ध की स्थिति है, वार की सिचुएशन है, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। और तीसरा प्रावधान हुआ करता था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भी इमरजेंसी लगा सकते हो। तो ना तो बाहर से कोई आक्रमण हुआ, ना युद्ध की स्थिति थी, इंदिरा जी ने इसको इशू बना दिया आंतरिक अशांति के आधार पर, और 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इस इमरजेंसी को लगा करके इन्होंने देश के जितने भी उनके विरोधी थे, सत्ता पक्ष में भी उनके जो विरोधी थे, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 77 में चुनाव हुए, मोरारजी सरकार आई, तो उन्होंने देखा कि ये जो आंतरिक अशांति वाला क्लॉज है, इसका मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। तो उन्होंने इसको समाप्त कर, बोला ये शब्द ही हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और इसके स्थान पर उन्होंने नया शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। यानी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो 3 आधार थे, कौन कौन से, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, युद्ध के आधार पर लगा सकते हो, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाओगे तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनेगी तभी लगाओगे। और इसमें भी क्या लिखा गया कि ऐसा नहीं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनी हुई है और आप बोल देते हैं हमने लगा दी। उसके लिए भी कैबिनेट, यानी ये शब्द और उन्होंने लॉन्च किया, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की रिटन में रिकमेंडेशन चाहिए। कहा यह जाता है कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, राष्ट्रपति से बाद में साइन करवाए थे, तो रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, लिखित में सलाह, तब जाकर के होगा, है ना। राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया था उन्होंने, इंदिरा जी ने 42 में संशोधन के द्वारा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई एडवाइस देती है तो राष्ट्रपति को वह मानना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा कि हाँ नहीं, राष्ट्रपति को मानना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और भी प्रावधान है इनके अलावा, लेकिन मैं वही कि जो प्रमुख हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 48वें नंबर का 1984 में हुआ था। इसमें जो 365 नंबर का आर्टिकल है क्लॉज 5, इसमें परिवर्तन किया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा सकते थे। प्रेसिडेंट रूल जो लगता था उसकी एक लिमिट होती थी कि 2 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके समय ऐसी स्थितियां बन गई थी तो उसको और अधिक बढ़ाना था, इसलिए संशोधन करना पड़ा। अगला 52वां संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट, समझ लेना इसको आप। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये पहले भी जोड़ी गई थी 34th अमेंडमेंट के द्वारा या 35th, अभी देख लेता हूं। सिक्किम को जब एसोसिएट राज्य बनाया था ना, हाँ 35वें संशोधन के द्वारा, उस समय इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, और उसके बाद 36 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर अब 52nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल संबंधी कानूनों को जोड़ा गया। दल बदल संबंधी कानून क्या है वो हम एक अलग से लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद 53rd अमेंडमेंट 1986, मिजोरम, उसको शायद केंद्र शासित प्रदेश से निकाल के ऐसा कुछ करते हैं, ये इसको मैं और क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो कुछ संशोधन और बचे हैं जिसमें ये भी समझाना है, और ये महत्वपूर्ण संशोधन है।
तो उनको अपडेट करके यानी पूरी लिस्ट जो है इसको याद कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन छूटे उससे ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। तो कल तैयार रहें, ठीक 11 बजे सुबह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बस लास्ट में यही है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, आपकी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आपको और आपके साथ साथ मुझे दोनों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।